नमस्कार गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और 2023 के इसी महीने यानी कि नवंबर में छत्तीसगढ़ सिंहासन की लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्ता में इसे लेकर के अभी से सुगबुगाहट तेज है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच सत्ता के गलियारों में हमेशा से यह सवाल गूंजता रहा है कि सत्ता में बैठी कांग्रेस को चुनौती देने विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा। लेकिन हाल ही में दिए गए रमन सिंह के एक बयान से यह तो साफ हो गया है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा रमन सिंह तो नहीं होंगे। फिलहाल रमन सिंह के इस बयान से प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल रमन सिंह का यह कहना है कि भाजपा किसी चेहरे को आगे करने के बजाय अपने प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी। पूरे देश में उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। बयान आना है, इसका मतलब ये रमन सिंह जी अपने आप को पूरी तरह से समेट लिए हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी चेहरे रखे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और विधानसभा में उसके चेहरे से लड़ेंगे। रमन सिंह जी ने आज एक बार फिर से यह बयान देके कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चेहरा नहीं है, यह स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर से जनता का भरोसा तो उठ ही गया था, उनके आला कमान का भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि किसी को भी चेहरा बताने से भारतीय जनता पार्टी परहेज कर रही है। इसके पहले स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्वीकार किया था कि छोटा मोटा चेहरा वो भी हैं, लेकिन आज उन्होंने माना कि उनकी पार्टी में कोई भी चेहरा नहीं है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भूपेश बघेल के कद का भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नेता नहीं बचा है। तो अब विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का जो समय है वो बचा है और पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव चक्रवर्ती जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजीव चक्रवर्ती जी से। राजीव जी, जिस तरीके से बात निकल करके सामने आई है कि बिना सीएम चेहरे के पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल इतिहास है। आप देख लीजिए 2003 का जब चुनाव हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुकाबला था, जोगी जी को महामंडित किया जा रहा था कि वो ज्योति बसु हैं, आने वाले 35 वर्षों के मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम है। तो क्या हुआ, उस समय भी हमारे पास नंद कुमार साय जी भी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे, रमेश बैस जी भी थे। कोई चेहरे की बात नहीं हो रही थी। एक ही लक्ष्य था कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके, जो अघोषित आपातकाल कांग्रेस ने लगा रखा था, पत्रकारों के ऊपर दमन, बाकी दूसरे किसी भी व्यापारिक संगठन के मुखिया के ऊपर दमन, लाठीचार्ज, तो हमें जनता का प्रतिसाद मिला। बिना चेहरे के हम चुनाव जीत कर आए। जो चैलेंज करते थे 35 वर्ष का शासन 3 वर्ष में धराशायी हो गए, और वही इतिहास दोहराता है। 2018 में कांग्रेस जीती और आज वो ऐसा लब्बो-लुआब, ऐसा आवरण बना रही है, एक मिथक गढ़ रही है कि चेहरा नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे की पार्टी नहीं रही, कांग्रेस पार्टी है। गांधी परिवार, नेहरू परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो रहे थे वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता तय करते हैं, चाहे नीचे से हो या ऊपर से, टिकट कार्यकर्ता तय करते हैं। और ये बहुत गौण मुद्दा है। आप देख लीजिए, पूरे गुजरात चुनाव हो रहा, देख लीजिए, उत्तरांचल देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री रहते, कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी, नीति, नीयत पूरी तरह से अलग है। कांग्रेस पार्टी चेहरे के, और कांग्रेस पार्टी भी 2018 में बताइए ना, जोगी जी, अपने भूपेश बघेल जी भी थे, टीएस बाबा जी भी थे, और चरणदास महंत जी भी थे, और साहू साहब भी थे, ताम्रध्वज जी भी थे। उस समय प्रश्न नहीं उठाया गया कौन होगा चेहरा, कौन होगा चेहरा। बना दीजिए जोगी जी, 2.5 साल का फार्मूला हुआ, तो जैसे जनता से फरेब किया वैसे बाबा से फरेब कर दिया इन्होंने। राजीव जी बना दिए, इनका 2.5 साल का राजीव जी वो वही किए जा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, जनता के सामने रहता है कि मुद्दे जी
ठीक है, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये भी है, जंग लड़ने के लिए बिना सेनापति के सेना जा रही है आपकी, क्या जीत पाएगी? जी नहीं, हाँ बिल्कुल जीतेगी। जंग में आर्टिलरी, इन्फेंट्री और सब रहते हैं, लेकिन मुख्य ध्येय रहता है कि विजय लक्ष्य रहेगा। युद्ध हम जीतेंगे, छोटी मोटी लड़ाई चौकी हार जाए लेकिन युद्ध हम जीतेंगे। तो ठीक है, उस जंग में भी कुछ कोई बात रहती है। उस जंग में भी कोई एक सेनापति नहीं रहता, इन्फेंट्री के अलग रहते, आर्टिलरी के अलग रहते, नॉर्थ कमांड अलग। तो हमारे जंग में भी ऐसी है, मोदी जी है, भारत माता है और हम सब है, और कोई सेनापति क्या, सेनापति तो हमारे रहते ही हैं, पूरे कार्यकर्ता हमारे सेनापति है। यही तो लोकतंत्र की सूचिता और यही तो भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस है। ठीक है राजीव जी, एक परिवार नहीं है साहब। ठीक है, आपने एक बात तो कही, मिलकर चुनाव लड़ते जी, आपने बात कही कि छोटी मोटी लड़ाइयां भले ही हार जाए लेकिन बड़ी जंग तो हम जीतेंगे। पिछले 4 उपचुनाव आप हार चुके हैं, 4 उपचुनाव में आपको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित श्रीवास्तव जी से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। अमित जी, अभी आपने राजीव जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी लड़ाइयां हम भले ही हार जाएं, बड़ी लड़ाई तो हम जीत के रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगातार आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजीव भाई बहुत भाजपा के विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज उनकी मजबूरी चेहरे से झलक रही थी। देखिए, आपने स्वतः ही कहा कि आप बाजा बजाने वाला बाजा वाले आ गए हैं, घोड़ी आ गई है, लेकिन अगर दूल्हा ही ना हो कि वो बारात किस काम की जिसमें दूल्हा ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए कि रही बात पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली, बीजेपी में इतने डिफरेंसेस हैं और लगातार आप देखेंगे तो इनके नेताओं में भी इतने डिस्प्यूट हैं। और सही सबसे अहम बात कि इनके यहाँ कार्यकर्ता भी बहुत रुष्ट है इनसे, क्योंकि जिस प्रकार से इनके यहाँ अपने आप जो इनके बड़े नेता थे वो खुद ही कहा करते थे कि हमारे यहाँ परिक्रम हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद दिया जाता है, और उन प्रवक्ता को ही हटा दिया गया था। तो लगातार इनके यहाँ कार्यकर्ता की पूछ परख भी नहीं है। तो इनके पास 2 चीज नहीं है। आप देखिए कि कार्यकर्ता को जो मिस्ड कॉल से इन्होंने 56 लाख कार्यकर्ता बनाने का जो दम भरते थे, और जब वोट मिलता है तो इन्हें 32 लाख ही मिलता है। मतलब इनके कार्यकर्ता ने ही इनका साथ नहीं दिया। और लगातार मैं शायद इसीलिए कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। और ये लड़ने किससे जा रहे हैं? आप देखिए, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, हमारे मतभेद हैं। मतभेद हमारा, राजू भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश में सरकार काम कर रही है, जो जनहितैषी सरकार यहां पर काम कर रही है, और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, जो लोकप्रिय चेहरा है, और भाजपा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो सरकार हमारी जनता के अनुरूप, जो जनता को चाहिए था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, और पहुंच भी रहा है। तो ये आप देखिए, जो जनता की आंखों की चमक, छत्तीसगढ़ की जनता की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये बताती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है और भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। अमित जी, राजीव जी इस बात को बहुत ही गौड़ मानते हैं, बहुत ही छोटा सा मानते हैं कि सीएम फेस अभी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2003 में भी तो यही हुआ था, पहले भी ये हो चुका है कि सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी जीत मिली थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि चुनाव छोटे बड़े नहीं होते, चुनाव होते हैं, और चुनाव कार्यकर्ता के चुनाव होते हैं। निश्चित तौर पे राजीव भाई उस समय से हम मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े हैं, तो हम लोग एक दूसरे की शैली को बड़ी भांति जानते हैं। वो भाजपा के नेता हैं और मैं कांग्रेस का मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2003 और अभी के में बहुत छत्तीसगढ़ में राजनीति बहुत दशा और दिशा उसकी बदली है, सोच बदली है, युवाओं की सोच बदली है, और जो इन 4 सालों में हमारी पीढ़ी बदल गई है, एक जनरेशन ही चेंज हो गई है, पीढ़ी बदल गई है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो गई है। एग्जैक्टली जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एक पूरा जो 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया है, गुजरात मॉडल की ये बात करके पूरे देश में आए थे, और छत्तीसगढ़ मॉडल अब पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल में किसानों की कर्ज माफी है, छत्तीसगढ़ मॉडल में बिजली बिल हाफ है। तो लगातार मैं आपको ऐसे अनगिनत वादे गिना सकता हूं जो हमने पूरे किए हैं, और हमने जो वादे, जो हम संकल्प लेते हैं, हमने उसका कभी विकल्प नहीं लिया। इसीलिए हमारे ऊपर विश्वास है। छत्तीसगढ़ की एक क्रेडिबिलिटी का चुनाव है ये, और एक 2 पार्टी की आइडियोलॉजी का चुनाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में, आपने स्वतः ही कहा कि 4 चुनाव छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, आशीर्वाद और विश्वास हम पे आ चुका है, और हम 5वां चुनाव जीतने जा रहे हैं, और जनता जनार्दन होती है। और लगातार आप देखिए विधानसभा चुनाव के बाद 68 से 71 हम हो गए। मतलब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता हमारे कामों को भी पसंद कर रही है, और हमें बनाए हुए हमारे ऊपर। ठीक है
ठीक है, चलिए ठीक है अमित जी। अब मैं गंगेश जी से एक प्रश्न कर लेता हूं। गंगेश जी, बार बार ये बात घूम फिर के आती है और बार बार ये बात कही भी जाती है, दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, एक ब्रांड भूपेश का और दूसरा छत्तीसगढ़ मॉडल का। तो ब्रांड भूपेश की जब भी बात आती है और बीजेपी, अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना? गंगेश जी। जी देखिए, जहां तक सीएम फेस वाली बात है उसको मैं राज्य निर्माण के बाद से थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालना चाहूंगा। जी 2003 में पहला चुनाव था, जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री बन के आए थे। उस समय जोगी जी सीएम का चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस की उसमें हार हुई थी। उस समय भाजपा का नेतृत्व रमन सिंह कर रहे थे। रमन सिंह अध्यक्ष बने, सांसद थे और सांसद का पद छोड़ करके वे अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किए थे। और उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ और भाजपा जीत के आई तो रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। 2008 के चुनाव में रमन सिंह चेहरा थे, 2013 के चुनाव में रमन सिंह चेहरा थे, बिल्कुल। और उसके बाद अभी 2018 के चुनाव में भी भाजपा की तरफ से रमन सिंह चेहरा थे। लेकिन ये 18 का चुनाव का जो परिणाम आया वो इतना बहुत ही मतलब अप्रत्याशित था और इतना नुकसानदायक हो गया कि रमन सिंह जी के चेहरे को वापस लाने पे का रिस्क भाजपा नहीं ले सकती। लेकिन ऐसा नहीं कि रमन सिंह की अकेले की जिम्मेदारी है। होता ही है कि जैसे जो मुखिया रहेगा, जितनी अच्छाइयां हैं उसके खाते में आती है तो सारी बुराइयां भी उनके खाते में आती है, स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए इस बार के चुनाव में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव कोई बिना चेहरे के लड़े। 2003 में जोगी जी का था, 8 में कोई चेहरा नहीं था, उस समय नंद कुमार पटेल जी थे। और 2013 के चुनाव में तो नंद कुमार जी को लोग मान रहे थे, वो पीसीसी से चीफ थे तो उनको लोग मान रहे थे, लेकिन झीरम कांड की वजह से बड़ी घटना घटी। हालांकि उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। उसके बाद पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जी पीसीसी चीफ थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो वो सीएम बने। तो एक ट्रेंड ये बन रहा है कि जो नेतृत्व करता होता है पार्टी का, अगर चुनाव जीतता है तो स्वाभाविक तौर पे उसको उसका रिवार्ड के रूप में सीएम का पद मिल रहा है। अभी तक का जो पैटर्न आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के दृष्टि से अगर देखे जनता इसको, तो अभी अरुण साव जी को बनाया गया है प्रदेश का अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व, उनकी टीम, उनका टीम वर्क डिपेंड करेगा। अगर वो चुनाव को जिता के लाते हैं भाजपा को, तो स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी बनती है। और इस तरफ कांग्रेस के पास तो एक बड़ा चेहरा है, भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से पिछली बार जीत दर्ज की, वो एक बड़ा, और उसके बाद पिछले 4 साल से जो उनके कार्य करने का तरीका है, उन्होंने पूरा ब्रांड छत्तीसगढ़िया खड़े किया। साथ ही किसानों के हितों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इन 2 चीजों को लेकर ब्रांड छत्तीसगढ़िया और भूपेश बघेल बड़ा चेहरा है कांग्रेस की तरफ से। अब चुनाव के परिणाम क्या होंगे, जनता के बीच दोनों पार्टियां क्या क्या संदेश लेके जा रही है और कितने प्रभावशाली ढंग से रख रही हैं, ये इस पे निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है गंगेश जी कि कितने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को रख रही हैं। क्योंकि ये देखने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, ये काफी अच्छी बात आपने कही। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव चक्रवर्ती जी से। राजीव जी, आपने गंगेश जी की बात सुनी और मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आखिर रणनीति क्या है बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने के पीछे, बताइए। देखिए, पहली बात तो मुख्यतः आमतौर पे हम बिना किसी फेस के चुनाव लड़ते हैं जी। और आज जो मुद्दे हैं, जैसे आपका चैनल भी कहता है कि ब्रांड भूपेश, तो ब्रांड भूपेश के मुकाबले में हमारे पास जो मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की अराजकता सरकार, छत्तीसगढ़ प्रदेश की भ्रष्टाचार की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की नाकाम सरकार, और सबसे बड़ी बात जो जनता से झूठ बोलकर जो सरकार, जो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इन्होंने झूठ कहा शराबबंदी कहेंगे, अब कहते हैं कि हम नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। 4 साल हो गए ये कमेटी का इंतजार कर, कमेटी के लोगों का हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम विपक्ष में हैं कि हम कब आएंगे और ये झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, भूपेश सरकार फेल है। भूपेश ब्रांड मतलब एक गढ़ा हुआ एक मिथक तत्व है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसान की सरकार, अरे किसानों की सरकार, किसानों को बारदाना खरीदना पड़ता है, किसानों को यूरिया खरीदना पड़ता है,
उसमें किसानों की जो अनावरी रिपोर्ट है, जो किसान 5 एकड़ का किसान था उसे 2 एकड़ का किसान बना दिए। तो पूरी तरह से एक जो कहना चाहिए कि भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, जो सरकार अपने डूबने की कगार पर है और जो जन आकांक्षाओं की इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई थी, उस मेजॉरिटी को इन्होंने पूरी तिलांजलि कर दिया और इनकी पार्टी अपने केंद्र के लिए और अपने लिए केवल धन का संग्रह कर रही है। आज रेडी टू ईट का मामला आया, कल किसी युवती की हत्या कर दी गई। लगातार जो चाकूपुर और छुरापुर के रूप में तब्दील हो गए छत्तीसगढ़ के शहर, छत्तीसगढ़ खून का गढ़ बन गया है। तो ये सारी अराजकताओं को लेकर हम जाएंगे और जनता के सामने देखिए 2 बातें। 15 साल का जनता के सामने जो 15 साल का सुशासन था और ये 4 साल का जो कुशासन है, तो उसमें ब्रांड भूपेश पूरी तरह से ढक जाएगा। जो धूल उड़ रही है ना, जो अराजकता की, जब हम सड़कों में जाते हैं जो धूल का गुबार दिखता है तो उससे दिख जाता है, उसी धूल के गुबार में जिस तरह पर अंधेरा रहता है, उसी तरह ब्रांड भूपेश में भी अंधेरा छा जाएगा। जब लोग जाएंगे मतदान केंद्र में, उनको याद आएगा कि 4 साल में उनकी बहू बेटियां 9 बजे बाद निकल नहीं सकती, छिनताई होती है, पुलिस बेबस है। तो ये बेबस पुलिस, बेबस जनता जाएगी कहां? वो आएगी 2023 में। जी, आपने अंधेरे का नाम दे दिया, आपने गुबार का नाम दे दिया, आपने ये तक कह दिया कि ब्रांड भूपेश तो एक मिथक है जो बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये कैसा मिथक है जो 4 उपचुनाव जिता देता है? खैरागढ़ में उपचुनाव होता है, पार्टी आपकी हार जाती है। उससे पहले जो 3 उपचुनाव हुए उसमें भी पार्टी हार गई। ये कैसा मिथक है, बताइए। नहीं, हाँ, ये मिथक है ना। ये मिथक ऐसा है कि इन्होंने जो महापौर का चुनाव जो डायरेक्ट हम करवाते थे, ये डायरेक्ट नहीं करवा पाए। ये इनको मालूम था कि अब जनता की में शहरी निकाय में हम हारने जा रहे हैं, तो इन्होंने उसे इनडायरेक्ट कर दिया। अगर नैतिक साहस रहता डायरेक्ट करते तो वो जो निर्दलीय पार्षद जीत के आते उनसे खरीद फरोख्त करके सरकार बना दे कि नगरीय निकाय में हमारी सरकार है, और बिना किसी लोगों के गांव की चुनाव होते हैं। अब इन्होंने कहा कि गांव में जो भी रहेगा वो हमारे समर्थन में रहेंगे, नहीं तो हम आपके सरपंचों को कोई आवश्यक जो शक्तियां रहती है वो नहीं देंगे। तो ये भी एक मिथक है कि हमारी सरकार बन गई। और उपचुनाव में किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन के लोग कांग्रेस के एजेंट की तरह काम किए। दंतेवाड़ा चुनाव में मैं भी वहां गया था, याद है, हम आखिरी समय तक स्टेट हाई स्कूल का मैदान मांगते रहे, नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी को दे दिया हमारे आवेदन के बाद। तो ये जो खेल होता है उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी करती है। अरे कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी जो चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देती है जब जीत नहीं पाती। जो बम्बई के मामले देख लीजिए, झारखंड के मामले देख लीजिए, 42 बार कांग्रेस पार्टी ने चुनी सरकार को बर्खास्त किया। तो इनके पास जब शक्ति आ जाती है, ये राजतंत्र को मानने वाले लोग हैं कि केवल गांधी परिवार आना चाहिए, केवल राहुल जी आने चाहिए, केवल सोनिया जी, बाकी कोई देश में आने नहीं चाहिए। ये चाय बेचने वाले लोग हैं, ये खून के सौदागर लोग हैं, ये वो कांग्रेस की सोच है। और उसी सोच के बीच में जब कांग्रेस पार्टी सोचती है तो सोचती कि ब्रांड भूपेश और कोई नहीं है। अरे भैया, भूपेश जी का जो आपने आवरण बनाया ना, ये जो पुतला बनाया आपने, मट्टी का पुतला, ये एक बारिश आएगी चुनाव की, उस बारिश में धुल जाएगा। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4 उपचुनाव में नहीं धुल चुकी है, जनता करा रही है। 4 उपचुनाव हुए उसमें नहीं धुल पाया। 4 उपचुनाव, मैंने कहा ना, जब आप पुलिस और प्रशासन को देखिए, एक लोगों की मानसिकता रहती है कि यहाँ सरकार इनकी है, स्थानीय विधायक हमारे क्षेत्र में कुछ काम कराएगा। इन्होंने भी झूठे वादे, वो तो झूठे वादे ना, शराबबंदी का झूठा वादा था, गुड गवर्नेंस का, गली गली में चाकू चल रहा है और इनकी पुलिस बैठी हुई है कि कोई नेता का फोन ना आ जाता, भैया हत्यारे को छोड़ दो। ये जो नमूना दिखा दिया कांग्रेस पार्टी ने, नमूना बहुत पर्याप्त है। ब्रांड भूपेश खत्म। ठीक है, ब्रांड भूपेश आपके हिसाब से खत्म। चलिए ठीक है, अमित जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अमित जी, राजीव जी तो कह रहे हैं ब्रांड भूपेश खत्म, और वो 2-3 बातें अभी उन्होंने और कहीं जो आपने सुनी होगी। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर के लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं बहुत देर से अपने साथी का, विद्वान साथी की बातों को सुन रहा था, और मुझे आज साफ लगा कि आज उनकी कैसी मजबूरी हो सकती है जब वो पार्टी का पक्ष उनको रखना है, लेकिन वो जान रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है। देखिए, बहुत देर से मैं एक पंक्तियां उनकी बातें सुन के मुझे याद आ गई कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इनको समझ में नहीं आएगा ब्रांड भूपेश
बहन भूपेश जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और रही बात, हम पे प्रश्न चिन्ह कौन उठा रहा है? जो 2003, 8 और 13 में ऑलरेडी जो वादे उन्होंने किए थे वो फुलफिल नहीं किए, और हम 36 में से जब 26 वादे हम पूरे कर लेते हैं। मेरे विद्वान साथी को इतना तो पता होगा कि जब घोषणा पत्र बनता है, जब कोई मैनिफेस्टो बनता है, तो वो 5 वर्षों के लिए होता है। और अगर 36 में हम 26 पूरे कर दिए हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह दूं, अगर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का जो हमने वादा किया है, वो अगर वो कोई उसको पूर्ण शराबबंदी, जो हमने जैसा कहा था कि शराबबंदी अगर इस प्रदेश में होगी, वो कांग्रेस की सरकार के समय में ही होगी। क्योंकि इनके समय में, आप दिव्यांशु जी, कथनी और करनी में कैसे डिफरेंस है। देखिए, गंगेश भाई बैठे हैं, वो पूरी बातों को बेहतर समझते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं आपको बता दूं कि 500 करोड़ रुपए का इनके समय में पहले कार्यकाल में राजस्व आता था शराब से, और जाते जाते रमन सिंह जी के कार्यकाल में 4800 का आने लग गया। चावल वाले बाबा जाते जाते दारू वाले बाबा क्यों कहलाने लग गए? शराब का सरकारीकरण किसने किया? लगातार आज हमारी कमेटी जो बनी थी विधानसभा से, भाजपा के विधायक उसमें जुड़े नहीं, क्यों? अगर उनको राय देना था, लेकिन लगातार आप देखिए कि यहाँ टीवी में आके कुछ कहते हैं, और फिर मैं कहता हूँ, एक पंक्तियां याद आ गई कि सारे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, और इनके चैनल में आके इनके प्रवक्ताओं को मातम भी मनाना है। तो मतलब आप वहां जाएंगे भी नहीं, कमेटी में अपनी बातों को भी नहीं रखेंगे, और हम अगर 36 में से 26 वादे पूरे कर रहे हैं, आप हम पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सुनिए, छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। यहाँ भाजपा पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो गई है। यहाँ भूपेश बघेल जी के मुकाबले का कोई नेता इनके पास नहीं है। यही इनकी पीड़ा, यही इनकी वेदना, और यही इनकी तकलीफ है। चलिए, ठीक है। मैं गंगेश जी से एक प्रश्न कर लेता हूं। गंगेश जी, ये बात आपने भी सुनी अभी अमित जी की, कि छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात हो रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस पर कि जब खुद पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर रही है, वो यहां जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? गंगेश जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल पूरे हो जाएंगे, अभी तो पूरे 10 नहीं हुए हैं, दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल के बाद एक बार ऐसा लगा था कि 50-50 मामला लेकर जिस तरह से मोदी जी ने केंद्र में जीत दर्ज की, 300+ उन्होंने के साथ जीत दर्ज की थी, उससे साफ हो गया था कि देश की जनता उनको पसंद कर रही है। और उनका उसके बाद उनके पिछले कार्यकाल में बहुत सारी चीजों की योजनाएं बनी। इस कार्यकाल में लगातार उस पर अमल हो रहा है। जैसे कुछ खास चीजें हैं, मैं जिसको उल्लेख करना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। धारा 370 को हटाना बड़ा फैसला था। राम जन्मभूमि के स्थल पर राम मंदिर बनाना, जिसकी वजह से भाजपा का उदय हुआ था। एक्चुअल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने एक समय में रथ यात्रा निकाल के लोगों से वादा किया था, वहीं से लोगों को, वहां से भाजपा को तेजी से पूरे देश में समर्थन मिलना शुरू हुआ था। आज उस वादे को पूरा करने की स्थिति में है। तो ये जो इस बार का जो 5 साल है, मोदी जी ने बहुत सारे, उनकी टीम ने बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। उसका फायदा तो पूरे देश की जनता को मिल रहा है, और वो एक बड़ा चेहरा है। और रही बात छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ देखिए, जो अच्छी बात है, अगर उसको मोदी जी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो उनका मतलब राजनीति से अलग हटके चीजों को प्रमोट करने वाली बात है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। एक बड़ी बात यह भी, जैसे धान खरीदी का भी मैं स्पष्ट करूं, जैसे धान खरीदी में पहले जब तक कांग्रेस सरकार नहीं थी, 19 लाख मीट्रिक टन के आसपास खरीदी होती थी। कांग्रेस ने अधिक मात्रा में धान खरीदना शुरू किया, एमएसपी बढ़ाया। ठीक है, अंतर की राशि केंद्र से नहीं मिली, लेकिन पिछली बार 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी केंद्र सरकार की ओर से हुई। तो बड़ा सपोर्ट कांग्रेस को पीछे से तो मिल ही रहा है। किसानों को भुगतान करने के पीछे अगर ये इनकी पॉलिसी है कि अगर ये 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कर पा रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं केंद्र सरकार का भी हाथ है, क्योंकि एमएसपी की पूरी दर तो वहां से आती है, केवल अंतर की राशि राज्य सरकार देती है। तो ये एक अच्छे प्रधानमंत्री की, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री जनता का भी ध्यान रख रहे हैं। जी, पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। आपने बात बिल्कुल सही कही है। आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 का विधानसभा चुनाव मोदी बनाम भूपेश के तौर पर देखने को मिलेगा। बड़े बदलाव के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो बीजेपी का दांव है, इससे बीजेपी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा या नुकसान होगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।